भाई मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कोई प्रभास की ऐसी मूवी देख के आऊंगा जो लिटरली आदि पुरुष को भी बीट कर देगी। आई मीन इसके बाद मुझे आदि पुरुष अच्छी लग रही है। सीरियसली मुझे यकीन नहीं हो रहा है भाई। मतलब लिटरली भाई बंदे ने एक टाइम पे बाहुबली जैसी पिक्चर की थी और ये कैसा डाउनफॉल आ गया, कैसी वाहियात पिक्चर की है भाई। मतलब खत्म है भाई, प्रभास खत्म है, उसका कैरियर खत्म है, सब कुछ खत्म है। अब कुछ कमबैक वमबैक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है राजा साहब। मूवी का नाम है राजा साहब एंड मूवी में लिटरली बंदे का नाम भी है राजा साहब। आई मीन उसका नाम है राजा साहब। सीरियसली ऐसा कैसा नाम होता है भाई? मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसका नाम राजा है और प्यार से उसको राजा साहब बोल रहे, उसका नाम ही है राजा साहब। नहीं ठीक है, इसकी दादी अपने टाइम में बहुत बड़े महल की, बहुत बड़े जगह की महारानी हुआ करती थी, इकलौती वारिस थी, तो उसका होने वाला बेटा पोता राजा ही है। ठीक है समझ रहा हूँ, लेकिन नाम कौन रखता है भाई राजा साहब? और तुम राजा रख देते राजा साहब। आई मीन अगर मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ तो अपने होने वाले बेटे या पोते का नाम प्रॉपर्टी साहब या जमीन की औलाद ऐसा थोड़ी रख दूंगा यार। नहीं मुझे पता है कोई लॉजिक नहीं है इस बात में, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पिक्चर में भी कोई लॉजिक नहीं है। इसीलिए इस बार मैंने स्टार्टिंग में स्पॉइलर अलर्ट भी नहीं दिया, क्योंकि मेरे को पता है कोई पिक्चर जाने ही नहीं वाला है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर मैं स्पॉइलर दे भी दूं तो। शाबाश बेटा। जिसमें प्रभास जो है वो इनका पोता है। इसका मतलब है इन्होंने संजय दत्त से शादी की, उसके बाद इनका एक बेटा भी हुआ, बेटे की शादी हुई, उसके बाद ये पोता हुआ। नहीं तो एक सेकंड, मूवी में ये दिखाया गया है कि संजय दत्त ने इनसे सिर्फ इसीलिए शादी की ताकि वो इनका सारा सोना हड़प के भाग सके, एंड एक्जैक्टली उसने वैसा ही किया। तो ये बेटा बेटा करने का टाइम कब मिला भाई कि आगे जाके उसका पोता भी हो गया? और क्यों ही हुआ, पिक्चर ही बन गई फालतू की। जिसमें मूवी में ये दिखाया गया है कि दादी के जो बेटे और बहू है उनकी डेथ हो गई थी किसी रीजन की वजह से, लेकिन रीजन क्या है भाई, क्यों डेथ हुई थी वो तो पता ही नहीं। जिसमें बाद में अपने प्रभास उर्फ सॉरी राजा साहब अपने दादा यानी संजय दत्त को ढूंढने के लिए पुलिस को कॉल करते हैं, एंड पुलिस लिटरली फोन में ये बोलते हैं कि तुम्हारा केस बहुत ज्यादा पुराना है तो 5 लाख रुपए लगेंगे। आई मीन भाई एक होता है कॉन्फिडेंस, फिर आता है ओवर कॉन्फिडेंस। फोन में ही रिश्वत मांग रहा है बताओ। जिसमें जब पुलिस ने 5 लाख रुपए बोला तो सामने बंदे ने कोई नेगोशिएट भी नहीं किया कि हाँ 2-3 लाख पे लाके सेटल करूं। 5 लाख एक बार में मान गया, 5 लाख जमा करने पे लग गया। आई मीन भाई थोड़ा नेगोशिएट तो करता है, ये लोग कम कर देते हैं, 1-2 लाख पे आ जाते हैं, मुझे पता है। नहीं मतलब मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे ही पता है। कट भाई कट कर देना प्लीज इसे। जिसमें एक और कमाल की बात यह है कि प्रभास इनसे जब बात कर रहा होता है तो प्रभास के पास सैमसंग का फोन है और सैमसंग के फोन में इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर होता है। मतलब भाई खेल ही खत्म है, अब तो कुछ देने की जरूरत नहीं है। लिटरली प्रभास सामने से पैसे मांग सकता है कि अब तो तू मेरे को दादा भी ढूंढ के दे और तू सामने से मेरे को 5 लाख रुपए दे, वरना ये कॉल रिकॉर्डिंग बाहर करके तेरे को सस्पेंड करवा दूंगा। खैर अपने राजा साहब नॉर्मल कपड़ों में बाहर आके फोन में बातें कर रहे होते हैं तो 3-4 लड़कियां उनको घूरने लग जाती है। तो इनकी पहली गर्लफ्रेंड इनको ये ला के ये दुपट्टा बांध देती है। नहीं अब तो बहुत नीचे का एरिया छुप गया, अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा है नीचे, है ना, पूरा ट्रांसपेरेंट कपड़ा बांध दिए। और एक सेकंड यार, इसको इतनी लड़कियां देख क्यों रही है? मतलब जब ये यहाँ बाहर आके बात कर रहा था 3-4 अधेड़ उम्र की औरतें इनको देख रही है। मतलब एक तो इसकी पहले ही एक पहली गर्लफ्रेंड है, उसके बाद अभी जब ये बात कर रहे हैं तो 3-4 अधेड़ उम्र की औरतें इसको देख रही है। देन जब ये दूसरे शहर जाता है अपने दादा को ढूंढने, तब 2 लड़कियां ऑलरेडी इसके प्यार में पागल हो जाती है, जिसमें ये कुछ किया भी नहीं होता। क्यों भाई क्यों, क्या है ऐसा इसमें? जली ना तेरी भी जली ना। जिसमें दूसरे शहर जाते ही जब ये ऑटो में कहीं जा रहा होता है तो लिटरली 50 लड़कियों का ग्रुप चल के जा रहा होता है, सभी ने सेम कपड़े पहने हैं और अपने भाई साहब ऑटो में बैठे बैठे एक लड़की पे फोकस करके पहली नजर में उनको प्यार हो जाता है। आई मीन भाई तुम्हारी पहले ही एक गर्लफ्रेंड है। सेकंड चीज, सभी ने एक जैसे कपड़े पहन रखे तो तूने अलग कैसे देखा कुछ लड़की में? और ये सब भी हटाओ भाई, इतनी आसानी से ऐसे थोड़ी होता है यार, ऑटो में बैठा था यार तू। जिसमें जब ये उस लड़की को देखता है तो ऑटो का हैंडल पकड़ के घुमा देता है और ऑटो से व्हीली मारते मारते घूम के एकदम अजय देवगन के स्टाइल में उतरता है। मतलब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता भाई, दिमाग का दही हो गया मेरे। जिसमें वो उस लड़की के पीछे पीछे चर्च चले जाता है एंड प्रभास को वहां पे लिटरली ये करना नहीं आ रहा है। आई मीन वहां पे सभी लोग कर रहे हैं, उनको देख के भी ये नहीं कर पा रहा है। जिसमें एक छोटी सी बच्ची ये नोटिस करती है तो वो उसको बताती है कि पहले ऐसे करो फिर ऐसे करो। लिटरली बंदा उसको देख के भी नहीं कर पा रहा है। देन वो उसको फिर से बताती है कि ऐसे करो, तो वो फिर से उसको कुछ बोल के मुंह इधर कर लेता है। और कमाल की बात ये है कि वो इधर मुंह करके भी नहीं कर पा रहा है। आई मीन बंदे से ये नहीं हो रहा है, किस बात के 100 करोड़ ले रहे हो आप? जिसमें खैर वो जो छोटी बच्ची है एक्चुअली इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, 1 हफ्ते के अंदर उसका ऑपरेशन होना जरूरी है। उसी के चलते यहाँ पे चर्च में लोग जमा हुए थे डोनेशन कलेक्ट करने के लिए, एंड यहीं पे प्रभास लिटरली 3 लाख रुपए डोनेट करता है। एंड सामने जो लड़की बैठी है जो डोनेशन एक्सेप्ट कर रही है, उसका रिएक्शन लिटरली ऐसा होता है जब प्रभास उसको 3 लाख रुपए दे रहा है और बोल रहा है कि ये 3 लाख रुपए मेरी तरफ से, तो सामने लड़की क्या कर रही है? हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा भाई। 3000 नहीं दे रहा, वो 3 लाख दे रहा है, थोड़ा तो एक्साइटमेंट दिखाओ। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा डोनेशन है, इससे बड़ा कोई डोनेशन दिया ही नहीं होगा अभी तक। जिसमें भाई वो जो लड़की है जो डोनेशन कलेक्ट कर रही है वो नन है, एंड मूवी में जो बताया गया है जो नन होते हैं वो मोह माया त्याग चुके होते हैं, ना शादी करनी होती ना कुछ करना होता है, वो सिर्फ सेवा में लग जाते हैं, उनका कोई मोह माया नहीं होता। एंड लिटरली उसी लड़की के पास iPhone 16
16 Pro Max है। अब एंट्री होती है इसके तीसरी गर्लफ्रेंड की, जो पहले तो गांव गई है उसको ढूंढने के लिए, उसको 1 करोड़ रुपए देने के लिए, एंड उसको वहां पता चलता है कि ये शहर आ रखा है। तो ये लिटरली गांव से शहर आती है एंड एग्जैक्ट उसी कैफे में आके प्रकट होती है जहां पे ये लोग बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। नहीं मतलब इसको कैसे पता कि इतने बड़े शहर में ये एग्जैक्टली इसी कैफे पे यहीं पे इसी टाइम पे बैठा हुआ है। कहा पुलिस को 5 लाख रुपए रिश्वत दे रहे अपने दादा को ढूंढने के लिए। इस लड़की को लगा भाई ढूंढने में तुरंत ढूंढ देगी, जितनी जल्दी तेरे को ढूंढी है 2 मिनट में तेरे दादा को ढूंढ के तेरे सामने लाके रख देगी भाई। जिसमें लिटरली ये 1 करोड़ का बैग यहाँ पे लाई है एंड कैफे में लिटरली लोग आसपास बैठे हैं, सामने ही पूरा खोल दी कि ये लो 1 करोड़ रुपए। अरे बहन क्या कर रहे हो? कॉफी नहीं, कौन सा मीम था वो? वोमेन, हाँ वोमेन, हाँ वुमेन। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ये बैग यहाँ से चोरी हो जाता है और वो बैग ऊपर जाके तही हांडी में लटक जाता है। और कमाल तो अब होता है, मतलब लिटरली यहाँ पे बैग लटका हुआ है, यहाँ पे प्रभास खड़ा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर एंड लिटरली क्रिश के जैसे जंप करके जाता है, बैग पकड़ के ऐसे लैंड करता है। भाई मतलब क्या चल रहा है? आई मीन यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास बोलने को। थोड़ी बड़ी मिस्टेक है ये, जिसमें कुछ देर बाद ये लोग संजय दत्त के महल में जाते हैं। वहां पे इतना बड़ा डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। नहीं क्यों? इस पूरे महल में एक ही बंदा रहता है, संजय दत्त, वो भी मर चुका है। तो एक बंदे के लिए इतना बड़ा डाइनिंग टेबल क्यों है, इतने सारे चेयर्स के साथ? प्लस यहाँ पे इतने सारे बर्तन भी पड़े हुए हैं। नहीं क्यों भाई? जिसमें खैर अपने राजा साहब जब इस कपड़े को खींचते हैं तो बहुत सारे बर्तन भी गिर रहे होते हैं, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे कोई बर्तन ही नहीं है भाई, अब खाली कपड़ा ही है वहां पे। जिसमें ये सभी लोग, मतलब ये इसकी तीनों गर्लफ्रेंड, इसके 2 दोस्त, पता नहीं कितने सारे लोग महल में फंस जाते हैं और बहुत दिनों तक यहीं फंसे रहते, बाहर ही निकल पाते नहीं। तो एक सेकंड, यहाँ पे ये लोग बिना खाए पिए महल में सर्वाइव कैसे कर रहे हैं भाई? इनफैक्ट जब ये लोग यहाँ पे आए थे तो सिंगल कपड़े में आए थे, लेकिन डेली इनका कपड़ा चेंज हो रहा है। लड़कियों का तो अलग ही क्लीवेज वाले 50 ठोक कपड़े हैं जो डेली चेंज कर रहे हैं। लोग कहां से आ रहे हैं भाई कपड़े इनके पास? इसमें खैर बाद में दिखाया जाता है कि मूवी के विलेन संजय दत्त ने यहाँ पे कितना खजाना जमा करके रखा है और कितने सारे 500 के नए नोट जमा करके रखे भाई। नहीं इतने सारे नोट कहां से आए? जिसमें आखिर में अपने राजा साहब तो जो ऐसे आग लगाए पड़े पूरे महल में, जहां पे कपड़ा फेंक रहे हैं, जहां पे मशाल फेंक रहे हैं, जहां पे हंटर फेंक रहे हैं, धाए धाए आग लगे पड़ी है। नहीं कैसे भाई? इतनी आसानी से आग थोड़ी लगती है, ये तो जो छू रहा है उसमें आग लग रही है। पिक्चर का VFX तो भाई साहब, सबसे पहले तो ये कैट, स्टार्टिंग में जो बिल्ली आती 3-4 बार, अलग ही कैट वॉक चल रहा है ना, पीछे लोग चल रहे हैं, यहाँ साइड में अलग ही कैट मूव ऐसे करके चल रही है, कैट वॉक। और इतनी वाहियात दिख रही है, मतलब डोरेमोन में जो कैट आती है वो ज्यादा रियल दिखती है, ये ज्यादा फेक दिख रही है भाई। प्लस वो मगरमच्छ और 50 चीजें, वो भूत, कुछ देख के कुछ डर नहीं लग रहा है। क्या वाहियात VFX है भाई। खैर अब वक्त है सबसे बड़ी मिस्टेक का, और इस बार मैं 3 बताने वाला हूँ भाई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं 3 सबसे बड़ी मिस्टेक बता रहा हूँ किसी एक पिक्चर की। नंबर 1, सबसे पहले तो जैसे ये लोग महल में एंटर होते हैं, संजय दत्त आते ही इनको बता देता है कि वो कौन है, उनके पास कैसी पावर्स है, अपना खौफ पहले ही दिखा देता है। लेकिन क्योंकि पिक्चर में 3 हीरोइन है, इसकी 3 गर्लफ्रेंड है, उसके साथ इसके अलग कुचू मुचू चल रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि महल में जब इनका कुचू मुचू चल रहा है तब संजय दत्त इनको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करते। इनका कुचू मुचू चल रहा होता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद संजय दत्त आते हैं, डराते हैं, फिर इनका कुचू मुचू चालू हो जाता है, उसके बाद संजय दत्त आते हैं। मतलब बीच में क्यों नहीं आ रहे भाई? मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। पहले वो 3 हीरोइन के साथ उन तीनों हीरोइन को ही हटा देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटरली पिक्चर 3 घंटे की 1.5 घंटे में खत्म हो जाती। खैर वो अलग बात है, 1.5 घंटा भी देखने लायक नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक नंबर 2, मूवी के पोस्टर में, टीजर में, ट्रेलर में, ट्रेलर 2 में, जितने भी प्रमोशन मटेरियल है सभी में ये सीन दिखाया गया है जिसमें प्रभास का ओल्डर वर्जन दिखाया गया है। प्रभास उल्टा होके ऊपर लटक जा रहे, चेयर उल्टा होके ऊपर चले जा रही, लोग उल्टे हो जा रहे, फलाना निकालना चीजें हो रही है। मतलब यही एक चीज इंटरेस्टिंग लग रही थी। एंड कमाल की बात यह है कि मूवी में ऐसा कुछ है ही नहीं। आई मीन भाई माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। सबसे बड़ी मिस्टेक नंबर 3, पूरी मूवी का जो मेन पर्पस है, मेन जो कंक्लूजन है वो ये है कि संजय दत्त का जो कैरेक्टर है उसने इतने सारे पैसे लूट लिए हैं, लेकिन अब वो मर चुका है। तो अब वो ये चाहता है कि वो किसी तरह से वापस जन्म लेके अमर हो जाए और वो अपने सभी पैसों को खुद ही भोगे और कोई यूज ना कर सके उसे। उसके लिए वो इतनी मेहनत मुशक्कत करता है भाई। आई मीन मूवी में संजय दत्त के पास कितनी भारी पावर है। अगर आपने मूवी देखी है, वैसे आप तो नहीं देखी होगी मुझे पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरी बात पे भरोसा रखो। उसके पास ऐसी पावर है कि लिटरली वो एक चुटकी बजा के किसी को भी वश में कर सकता है। तो वो इतने थोड़े से खजाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है भाई? वो लिटरली अमीरों के घर जाके एक चुटकी बजा के उनको वश में करके उनके सभी पैसे लूट सकता है। इनफैक्ट एक चुटकी बजा के अंबानी के अटेलिया नहीं, क्या तो बिल्डिंग है उनका, एक चुटकी बजा के उनसे पेपर में साइन करवा के अपने नाम कर सकता है। ऐसी पावर रखता है बंदा। तो इतने से खजाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है भाई? बंदा लिटरली हिप्नोसिस्ट है, फलाना है, डिकाना है, लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं है। खैर भाई मेरा खत्म हो चुका है, मैं पता नहीं जिंदा भी हूँ कि नहीं। मैं स्वर्ग से तो बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी वाहियात पिक्चर है, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आया हूँ और लिटरली 3 घंटे की पिक्चर में मैं 2 घंटा तो सोया हूँ, इतना मेरे को याद है। और बस मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। 30 मार खाने वाली वीडियो अगर नहीं देखी हो तो यहाँ पे क्लिक करके देखो, बहुत जोरदार वीडियो बनी है। या फिर ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।